नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में प्लेटो के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में ज्ञान अर्जित किया था। मैंने बताया था आपको कि प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व हुआ था एथेंस में, और वो 20 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं सुकरात से शिक्षा ग्रहण करने आए थे और सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित भी हुए, उनके प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व फांसी की सज़ा दी गई तो उससे उनका बिल्कुल दिमाग बिल्कुल अपरिवर्तित हुआ। उनको बहुत ही ऐसा लगा कि बहुत अप्रिय घटना हो गई है। इस कारण से मैक्सी लिखते भी हैं कि वास्तव में 399 ईसा पूर्व प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित उठा, तो उन्होंने कहा भी था मैं कि जो अपने गुरु के लक्ष्य हैं उनको परिवर्तित करूंगा और इनको लागू करूंगा। तो अपने गुरु के प्रति बहुत ही सद्भाव की भावना रखते भी थे। तो उसके बाद वो विश्व भ्रमण पर लौटे। उसके बाद उन्होंने अपनी विश्व भ्रमण से कहते हैं भारत से प्रभावित होकर कहीं कर्तव्य पालन को न्याय का आधार बनाया और वापिस यूनान लौटकर अकादमी की स्थापना की और अकादमी में पुस्तक लिखी रिपब्लिक उनकी मौलिक पुस्तक थी। उसी में वो अपना मौलिक संबंधी विचार देते हैं, दार्शनिक शासक की परिकल्पना करते हैं और न्याय की बात करते हैं। लेकिन क्या है, डियोनिसिस घटना हुई जब रिपब्लिक के शासक को बेसिकली डियोनिसिस को राजा बनाने गए रिपब्लिक का, तो उन्होंने प्लेटो को ही जेल में डाल दिया। तो उनके विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने फिर एक नई पुस्तक की रचना की, लोज जो पुस्तक है वो विधि के शासन पर बल देती है। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था प्लेटो निगमनात्मक पद्धति की बात करता है, वो यानी कि पहले अध्ययन की बड़ी इकाई अपनाता है, बाद में छोटी इकाई अपनाता है। अब इसके बाद मित्रों हम देखते हैं आगे जो प्लेटो के विचार हैं, हम विचारों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं जो उसकी मौलिक विचार हैं। तो पहला मौलिक विचार देखते हैं क्या है प्लेटो का पहला मौलिक विचार है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। वास्तव में न्याय प्लेटो का मूल विषय था। सुकरात भी न्याय को ही अपना आधार मानता है। वो कहता है धर्म परायणता नैतिकता का मतलब भी न्याय है। सुकरात ने बताया भी है, तो सुकरात भी न्याय को आधार मानता है और उसी को पूरा करने के लिए प्लेटो अपना समर्पित भी रहता है। प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक थी वो वास्तव में न्याय पर ही लिखी गई थी। उसका दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस है, न्याय से संबंधित है। लेकिन प्लेटो सबसे पहले उस समय जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उनकी आलोचना करता है। क्या उस समय जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उनकी आलोचना करता है। तो प्लेटो के समय जो सोफिस्ट लोग थे उन्होंने 3 प्रकार के न्याय के सिद्धांत दे रखे थे। तो पहला है परंपरागत सिद्धांत सिपालस और पॉलीमार्कस ने दिया था। सिपालस बोलता भी है सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। सिपालस क्या कहता है? सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो प्लेटो के समय सोफिस्टों ने 3 न्याय के सिद्धांत दे रखे थे। पहला परंपरागत सिद्धांत जो सिपालस और पॉलीमार्कस देते हैं, सिपालस क्या कहते हैं? वो ध्यान रखना है, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। सत्य बोलना व दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। चुका देना ही न्याय है। प्लेटो कहता है ये सार्वभौमिक न्याय का सिद्धांत नहीं है, हर जगह लागू नहीं हो सकता। जैसे सत्य बोलना है तो सत्य बोलना भी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। उदाहरण भी प्लेटो देता है, कहता है एक देश का सैनिक है, अगर उसको शत्रु देश के सैनिक पकड़ ले तो वास्तव में वहाँ जाकर शत्रु देश के सैनिक कहें सच सच बताओ तुम्हारे ठिकाने कहाँ है सैनिक ठिकाने, अगर वो बता देता है तो वहाँ वो न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो कहता है इस प्रकार से सत्य बोलना तो सार्वभौमिक न्याय का सिद्धांत नहीं है। फिर दूसरों का ऋण चुका देने के बारे में भी कटाक्ष करता है प्लेटो और कहता है मान लीजिए एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को हथियार देता है, हथियार देने वाला व्यक्ति अगर पागल हो जाए और पागल व्यक्ति को क्या वापिस हथियार लौटाना न्यायपूर्ण होगा? तो कहते हैं नहीं, यहाँ पर न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो कहता है इस प्रकार से सिपालस का सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। फिर वो पॉलीमार्कस भी न्याय का सिद्धांत देते हैं। पॉलीमार्कस भी सोफिस्ट है और ये सिपालस के बेटे हैं। तो ये कहते हैं दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। उचित व्यवहार करना ही न्याय है। अब इसमें क्या कहते हैं आपको ये ध्यान में रखना है। कौन कहते हैं? पॉलीमार्कस। क्या कहते हैं? दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है।
तो बेसिकली जो पॉलीमार्कस का एक कथन है उचित व्यवहार वाला, ध्यान रखना, आगे उचित की व्याख्या भी करते हैं और कहते हैं शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्वक और मित्र के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार करना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो इसका भी खंडन करता है और प्लेटो कहता है कि आज व्यवहारिक परिस्थिति में देखें कौन मित्र है कौन शत्रु है पता लगाना मुश्किल होता है, अनेक बार मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, इसलिए ये मित्र है ये शत्रु है इसकी पहचान संभव नहीं है। और वास्तव में दुनिया में सफल व्यक्ति वही होता है जो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। तो इस प्रकार से पॉलीमार्कस का जो न्याय का सिद्धांत है उसका भी प्लेटो खंडन कर देता है। तो परंपरागत सिद्धांत का प्लेटो खंडन कर देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं मित्रों, जो सेकंड सिद्धांत उस समय जो प्रचलित था प्लेटो के समय, वो क्रांतिकारी सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था? क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत प्रचलित था। इसे थ्रेसीमेकस ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? थ्रेसीमेकस। और थ्रेसीमेकस अपने न्याय में कुछ बातें कहता है। पहला कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। क्या कहता है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। फिर आगे कहता है चूंकि समाज में शक्तिशाली शासक वर्ग होता है, इसलिए जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है, जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है, वही न्याय के नियम है। वही क्या है? न्याय के नियम है। ऐसा कौन कहता है? बेसिकली थ्रेसीमेकस। आगे लास्ट में कह देता है अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है। अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है, ये बात भी थ्रेसीमेकस कह देता है। इस प्रकार देखें तो थ्रेसीमेकस अपने न्याय सिद्धांत में दो बातें कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है, चूंकि समाज में शक्तिशाली शासक वर्ग है, इसलिए जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वही न्याय के नियम है। दूसरा कहता है अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। प्लेटो इसका भी खंडन करता है। कैसे खंडन करता है? बिल्कुल एग्जाम्पल देता है। पहले नियम का खंडन करते हुए कहता है थ्रेसीमेकस के, कहते हैं जैसे शिक्षा एक कला है वैसे शासन भी एक कला है, और कला को उद्देश्य शोषण करना नहीं विकास करना होता है। तो वास्तव में ये गलत है कि शासक वर्ग पर नियम हितों पर आधारित नियम न्यायपूर्ण होंगे। तो वास्तव में न्यायपूर्ण नियम तो वो हैं जिससे जनता का कल्याण हो। दूसरा कि जो थ्रेसीमेकस कहता है अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है, उसका भी खंडन प्लेटो करता है और कहता है अन्याय कुछ समय के लिए प्रभावी हो सकता है, लेकिन अंतिम जीत न्याय की होती है। अंतिम जीत किसकी होती है? न्याय की। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी सिद्धांत का भी प्लेटो खंडन कर देता है। आगे देखते हैं तीसरा सिद्धांत जो व्यवहारिक सिद्धांत उस समय प्रचलित था, उसका भी प्लेटो खंडन करता है। लेकिन व्यवहारिक सिद्धांत के बारे में पहले जानकारी तो होनी चाहिए। इसको व्यवहारिक सिद्धांत या कार्यकरण सिद्धांत, अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदी में नाम तो बदलते रहते हैं। प्रैग्मेटिक थ्योरी, इसमें क्या कहना चाह रहा है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। व्यवहारिक सिद्धांत में ये ग्लाउकन ने दिया था, प्लेटो के भाई थे ग्लाउकन, कहते हैं उन्होंने दिया था। ये भी सोफिस्ट थे। ये दो बातें कहते हैं। पहला कहते हैं न्याय भय क्या शिशु है, यानी कि न्याय के नियमों का पालन हम डर के कारण करते हैं। दूसरा कहते हैं न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। कौन कहते हैं? ग्लाउकन। कमजोरों की आवश्यकता है। दो बातें कहते हैं। प्लेटो इन दोनों का खंडन करता है। न्याय भय का शिशु है, दूसरा न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। प्लेटो कहता है पहले का खंडन करते हुए हम न्याय के नियमों का पालन इसलिए नहीं करते, हम वास्तव में कहीं ना कहीं भय के कारण हम न्याय के नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हम सामाजिक हित की दृष्टि से, जनहित की दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। जैसे सिंपल है, क्या हम हेलमेट ट्रैफिक पुलिस वाले के डर के कारण पहनते? नहीं, हम इसलिए हेलमेट पहनते हैं, हमें पता है एक्सीडेंट हुआ तो हमारे सर से खून होगा और हमें नुकसान होगा। तो वास्तव में वो हेलमेट वाला नियम सामाजिक हित की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए हम मानते हैं। वही बात कहीं ना कहीं प्लेटो कहता है। फिर कहता है न्याय कमजोरों की आवश्यकता है ग्लाउकन, तो प्लेटो इसको भी खंडन करता है। कहता है न्याय सबकी आवश्यकता है। अनेक बार जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उनके साथ न्याय हो जाता है। कई बार माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बच्चा अगर आवारा हो और न्याय करे तो वो कहते हैं हमें न्याय चाहिए, हमारे बच्चे ने हमें परेशान कर रखा है। तो ये सिंपल सी बात है। तो न्याय सबकी आवश्यकता है, प्लेटो ये भी कह देता है। इस प्रकार से प्लेटो तीनों उस समय जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, परंपरागत, क्रांतिकारी और व्यवहारिक, तीनों का खंडन कर देता है।
तीनों को क्या कर देता है, खंडन कर देता है। तो ये तीनों का खंडन हो गया। परंपरागत का भी सिपालस पॉलीमार्कस ने दिया था, उसका भी प्लेटो खंडन। क्रांतिकारी सिद्धांत रेडिकल थ्योरेसी ने दिया था, उसका भी खंडन। व्यवहारिक कार्यकरण सिद्धांत जो प्रैग्मेटिक सिद्धांत ग्लाउकन ने दिया था, उसका भी खंडन कर देता है। उसके बाद प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत देता है, और अपने न्याय के सिद्धांत में प्लेटो क्या कहता है वो आपको थोड़ा सुनना है। प्लेटो कहता है इन तीनों न्याय के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी है, न्याय को ये बाह्य वस्तु मानते हैं, भौतिक वस्तु मानते हैं, बल पर आधारित बाह्य चीज मानते हैं। न्याय तो मानव आत्मा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, मानव आत्मा से जुड़ा हुआ आंतरिक तत्व है। तो न्याय तो मानव आत्मा पर आधारित होता है, और मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। कितने तत्व होते हैं, 3, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। देखो ये सारणी पर थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। मानव आत्मा की कहता है 3 तत्व होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। जब ये तीनों तत्व यानी कि बुद्धि, शौर्य और तृष्णा उचित अनुपात में रहते हैं, किसमें रहते हैं, उचित अनुपात में रहते हैं, तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। किसमें रहते हैं, उचित अनुपात में, तो व्यक्ति कैसा होता है, न्यायपूर्ण। आगे उचित अनुपात की व्याख्या भी प्लेटो करता है, कहता है उचित अनुपात का मतलब है शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करना। किसका प्रयोग, शौर्य और तृष्णा का प्रयोग, यानी कि शौर्य का मतलब बल का प्रयोग और तृष्णा का प्रयोग जब हम बुद्धि के अनुसार करते हैं तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा, उचित अनुपात में होगा। तो उचित अनुपात का मतलब क्या है कि हमें लालच की, जो तृष्णा का मतलब क्या होता है, लालच, शौर्य का मतलब क्या है, बल। तो कहते हैं जब बल और वास्तव में लालच का प्रयोग हम बुद्धि के अनुसार करते हैं, बुद्धि का यहाँ मतलब नैतिकता है, नैतिकता के अनुसार करते हैं तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा। इसी को नाम देता है उचित अनुपात। डरने की जरूरत नहीं। उचित अनुपात का मतलब क्या है, बुद्धि के अनुसार शौर्य तृष्णा का प्रयोग करना। आ गया क्लियर, ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। कहता है व्यक्ति न्यायपूर्ण कब होगा, जब वो अपने शौर्य तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करेगा। फिर आगे प्लेटो और बातें भी कहता है। वो कहता है कि वास्तव में राज्य का निर्माण चट्टानों वृक्षों से नहीं होता, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। अर्थात मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। किससे होता है, मानव आत्मा के 3 तत्व हैं, इन्हीं से राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। कहता है जिनमें बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, यानी कि नैतिकता का तत्व ज्यादा रहता है, वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिनमें शौर्य और बल की मात्रा अधिक रहती है वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिनमें तृष्णा की मात्रा अधिक रहती है वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। और जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से क्या कहता है, जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। इस प्रकार राज्य में न्याय का आधार कर्तव्य पालन मान लेता है, हस्तक्षेप मान लेता है, विशेषीकरण मांग लेता है। तो अब कर्तव्य पालन के साथ कभी आ जाए विशेषीकरण तो डरना नहीं। विशेषीकरण का मतलब अपना कार्य करना, हस्तक्षेप का मतलब दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। तो इसके कई नाम हो सकते हैं। यानी कि प्लेटो न्याय का आधार क्या मानता है, कर्तव्य पालन, विशेषीकरण, हस्तक्षेप। कहता है राज्य में न्याय की स्थापना तभी होगी। तो ये बात प्लेटो ने कही, तो ये प्लेटो की बात भी ध्यान रखनी चाहिए। फिर प्लेटो का एक कथन भी है इसी विश्लेषण के आधार पर, राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। प्लेटो ऐसा क्यों कहता है राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, वो भी थोड़ा आपको सुनना है मित्रों। एक्चुअली प्लेटो कहता है मानव आत्मा के 3 तत्व रहते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, और इन 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। ये 3 तत्व ही क्या करते हैं, राज्य के 3 वर्गों का निर्माण। इसलिए कहता है राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप क्यों है, क्योंकि मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, स्पष्ट रखनी चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। फिर प्लेटो राज्य के 4 तत्व बता देता है। व्यक्ति के तो, मानव आत्मा के तो 3 तत्व बताता है, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। राज्य के तत्व में वो 4था तत्व जोड़ देता है, संयम। अब ध्यान रखना है, व्यक्ति के कितने तत्व बताए मानव आत्मा के, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा 3, और राज्य के कितने तत्व बताए, 4, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा और संयम। संयम और जोड़ देता है। तो आपको ये विश्लेषण समझ आया होगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो बेसिकली वो क्या कहता है कि वास्तव में जो न्याय है वो मानव आत्मा से संबंधित है, मानव का आंतरिक तत्व है। तो मानव आत्मा के 3 तत्व हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। यहाँ बुद्धि का मतलब नैतिकता से है, शौर्य का मतलब बल से है, तृष्णा का मतलब लालच से है। जब कहता है तीनों तत्व उचित अनुपात में रहेंगे तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा। उचित अनुपात का मतलब बताता है कि शौर्य तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करना, यानी कि आपके अंदर बल ज्यादा है मान लीजिए, तो आपको बुद्धि के अनुसार करने का मतलब है आप चोरी चकारी वो नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आप सेना में भर्ती होंगे और कहीं ना कहीं परमवीर चक्र प्राप्त करेंगे। तो ये मेन इंटेंशन होना चाहिए आपका कि आप राज्य के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कार्य करेंगे, अपने बल का प्रयोग और लालच का प्रयोग। तो बेसिकली ये आपको विश्लेषण समझ भी आया होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, एक ही लाइन को बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं कि बेसिकली क्या पॉइंट है, विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, जो न्याय दिया उसकी क्या क्या विशेषताएं। पहला तो मानव आत्मा पर आधारित बताया, मानव आत्मा के 3 तत्वों पर आधारित है, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। नैतिकता से संबंधित है, तो मेनली नैतिकता और बुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण माना है, इसलिए नैतिकता से संबंधित। 3 वर्गों पर आधारित है। इसमें 3 वर्ग कौन कौन से हैं, जिनमें बुद्धि की मात्रा अधिक होती है दार्शनिक वर्ग, जिनमें सैनिक की मात्रा अधिक होती है सैनिक वर्ग, जिनमें तृष्णा की मात्रा अधिक होती है उत्पादक वर्ग। तो 3 वर्ग हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। 3 वर्गों पर आधारित है। जो कहता भी है तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। चौथा कर्तव्य पालन ही है मित्रों। कर्तव्य पालन को मैंने कहा दूसरा नाम भी है हस्तक्षेप, विशेषीकरण, तो डरना मत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दार्शनिक वर्ग की विशेष भूमिका। किसकी भूमिका, दार्शनिक वर्ग की। क्या कहता है कि राज्य में न्याय की स्थापना का कार्यभार किसको देता है, दार्शनिक वर्ग को। इसलिए दार्शनिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है, वही देखेगा किसने कर्तव्य पालन किया किसने नहीं किया। तो दार्शनिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका। फिर कहता है सार्वभौमिकता। ये मित्रों विशेषता बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो पहले जो 3 सिद्धांत थे, परंपरागत और क्रांतिकारी और व्यवहारिक सिद्धांत, उनकी आलोचना इसी आधार पर करता है कि वो सार्वभौमिक नहीं है। कहता है ये न्याय का सिद्धांत सार्वभौमिक है, हर जगह लागू होता है, क्योंकि मानव आत्मा तो हर जगह विद्यमान है। इसलिए कहता है मेरा न्याय का सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक है। फिर शिक्षा व साम्यवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्याय की स्थापना, क्योंकि शिक्षा से सद्गुण आते हैं और सद्गुण ही क्या क्या न्याय का स्रोत होते हैं। तो इसलिए कहता है शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए शिक्षा पर, अभिभावक वर्ग की शिक्षा पर बहुत अधिक प्लेटो बल भी देता है। 50 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करता है। साथ में साम्यवाद को भी महत्वपूर्ण मानता है शिक्षा के साथ। इसे न्याय का पूरक सिद्धांत कहता है, क्योंकि साम्यवाद सद्गुणों के लिए उचित वातावरण देता है। क्या देता है, उचित वातावरण। फिर व्यक्तिक तथा राज्य में न्याय, 2 प्रकार के न्याय बताता है। व्यक्तिक न्याय का मतलब है उचित अनुपात। जब व्यक्ति में उचित अनुपात में रहेंगे मानव आत्मा के 3 तत्व, तो व्यक्तिक न्याय की स्थापना होगी। उचित अनुपात का मतलब क्या है, शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करना। राज्य में न्याय की स्थापना कब होगी, जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के न्याय की चर्चा कर देता है। तो ये जितनी भी 8 विशेषताएं, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं मित्रों। तो आलोचना क्या क्या करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। सबसे बड़ी आलोचना तो है, इसमें विधि की बात नहीं है भाई, विधि है ही नहीं। और आज जितना भी न्याय सिद्धांत है वो विधि पर ही आधारित है। दूसरा, ये सामाजिक न्याय की उपेक्षा करता है। ये राज्य में न्याय की बात तो करता है, व्यक्तिक न्याय की तो बात करता है, सामाजिक न्याय की अवहेलना करता है। सामाजिक न्याय क्या होता है, पिछड़े वर्गों का उत्थान, निम्न वर्ग का उत्थान, जो आज न्याय का आधार माना जाता है उसी की उपेक्षा कर देता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, पिछड़े वर्गों का उत्थान, वर्गों का उत्थान, निम्न वर्ग का उत्थान, यानी कि आरक्षण की तो बात ही नहीं करता। और बिना आरक्षण के न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। आज जॉन रोल्स हो, रॉबर्ट नोजिको, सब इसी मुद्दों पर बहस करते हैं, आरक्षण होना नहीं चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो बात ही नहीं करता, आरक्षण पर ही चर्चा नहीं करता। तो मेनली वो तो बात होनी चाहिए पिछड़े वर्गों के उत्थान, वो बात नहीं है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। महत्व क्या है, ये न्यायिक सक्रियता के अनुकूल है। अब मैं ये भी मित्रों आपको बता देता हूँ न्यायिक सक्रियता के कैसे अनुकूल है। पहले तो आपको न्यायिक पुनरावलोकन में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, न्यायालय की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। तो क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह
विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। क्या करती है? समीक्षा, कार्यों की समीक्षा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये न्यायिक अवलोकन के दो आधार हैं। कितने आधार हैं? दो। पहला तो परंपरागत वाला। परंपरागत वाला जो न्याय अवलोकन है वो संविधान पर आधारित होता है, यानी कि न्यायाधीश यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका के कार्यों को, उन्हीं कार्यों का वैध घोषित करेगा जो संविधान के विपरीत है। दूसरा है आधुनिक न्यायिक अवलोकन, जिसे न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? न्यायिक सक्रियता। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें न्यायाधीश क्या करता है? आत्मा के आधार पर, नैतिकता के आधार पर समीक्षा करता है। आत्मा के आधार पर, नैतिकता के आधार पर समीक्षा करता है। किसके आधार पर? आत्मा या नैतिकता के आधार पर समीक्षा करता है। और विधायिका कार्यपालिका के कार्यों को वेद अवैध घोषित करता है। देखो यहाँ भी आत्मा नैतिकता आई, प्लेटो में भी आत्मा नैतिकता है। इसका मतलब प्लेटो का न्याय सिद्धांत किसके अनुकूल है? न्यायिक सक्रियता पर आधारित है। तो ये छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों, तो अगला पॉइंट भी हम देखते हैं। तो अगला जो है न्याय के बाद, ये मेनली सुकरात का कथन है, सदाचार ही ज्ञान है, वर्चू इज नॉलेज, और इसका पूरा हम विश्लेषण करते हैं क्योंकि ये मेन कथन है, तो इसके बारे में हमें अध्ययन भी गहन रूप से करना होगा। तो मित्रों देखते हैं, मूलतः सदाचार ही ज्ञान है, मूल कथन सुकरात का है। भाई ज्ञान क्या है? तो नैतिकता है, सदाचार ही ज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो कहता है भौतिकता ज्ञान है। भौतिकता ज्ञान नहीं है, वो तो गुण हो सकता है। आपके अंदर कोई कला भी है, निपुणता है, तो वो गुण है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? सदाचार, जिसमें नैतिकता का भाव हो वही ज्ञान है, जिसमें सबकी भलाई का मार्ग हो वही ज्ञान है। यही बात प्लेटो कहता भी है कि बेसिकली गुण और ज्ञान में अंतर होता है। प्लेटो कहता है, उससे पहले सुकरात ने पूरा ऐसा कहा था कि ज्ञान का मतलब ही सदाचार है। जहाँ ज्ञान है वहीं ज्ञान काम का है, जो सदाचारी हो, जिसमें समाज की भलाई का भाव हो। खाली ज्ञान होना तो कोई मात्र लाभ नहीं है। तो आगे इसका फिर प्लेटो भी समीक्षा करता है। प्लेटो क्या कहता है? सुकरात के कथन का पूरी चर्चा विश्लेषण करता है। प्लेटो कहता है तथ्यों की जानकारी मात्र ज्ञान नहीं होता। भाई आपको कोई जानकारी हो तो आप ज्ञानी नहीं बन जाते। ज्ञानी कब बनेंगे? जब आप तथ्यों के पीछे जो सद का भाव है, अच्छाई का मार्ग है, उसको जानेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तो वही वास्तविक ज्ञान है। तो यानी कि सदाचारी ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जब सदाचारी ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तभी आपके अंदर अनेक गुण भी आ जाएंगे। आप न्याय प्रिय हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, सत्यवादी हो जाएंगे, दूरदर्शी हो जाएंगे। तो आपके अंदर अनेक गुणों का संचार होगा और अवगुणों से आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो भी अवगुण है सब समाप्त हो जाएंगे। तो आपके अंदर केवल गुण ही गुण रहेंगे। जब ऐसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो कहता है आगे प्लेटो, ऐसे सद्गुणी ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कोई दार्शनिक शासक बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा सद्गुणी शासक ही राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है। इसी प्रकार से देखो प्लेटो का कथन भी है कि जब तक राजकुमारों में दर्शन की भावना ना आ जाए, दर्शन का मतलब सद्गुण की भावना ना आ जाए, तब तक नगर राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। तो वास्तव में तब तक नगर राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती जब तक राजकुमारों में दर्शन या सद्गुण की भावना नहीं आ जाती। आगे प्लेटो क्या कहता है वो भी ध्यान में आपको रखना है। तो बेसिकली प्लेटो कहता है कि ऐसे सद्गुणी ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनाना चाहिए और वही राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है। वही राज्य में क्या कर सकता है? न्याय की स्थापना। इसलिए हमें सद्गुण पर ध्यान रखना चाहिए और सद्गुणी व्यक्ति को ही दार्शनिक शासक बनाना चाहिए और ऐसे सद्गुणी ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही दार्शनिक शासक का कार्य कर सकता है और वही राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है। तो बेसिकली कहता है जब सद्गुणी व्यक्ति आ जाएगा तो फिर कानून व जनता के बंधन की आवश्यकता नहीं है। तो कहता है दार्शनिक शासक कानून व जनता के बंधन से ऊपर है, वो कानून से भी ऊपर है, वो तो स्वयं कानून है और वो जनता के बंधन से भी ऊपर है। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी आलोचना क्या होती है प्लेटो के इस कथन की? प्लेटो के इस कथन के माध्यम से प्लेटो सब कुछ शक्तियां दार्शनिक शासक को सौंप देता है। इसलिए कहते हैं प्लेटो प्रबुद्ध निरंकुशता की बात करता है, बौद्धिक निरंकुशता की बात करता है, इंटाइटल्ड डिक्टेटरशिप की बात करता है। तो इस आधार पर आलोचना होती है क्योंकि वो दार्शनिक शासक को ऐसी भी शक्तियां दे देता है, उन्हें कानून व न्याय के बंधन से भी ऊपर कर देता है। लेकिन इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कहीं ना कहीं जो
सदाचार ही ज्ञान है, ये आज के शासकों का संदेश है कि वो नैतिकता का पालन करें और हमें हमेशा नैतिक उम्मीदवारों को ही शासक बनाना चाहिए। और आज जिस प्रकार से भौतिकवाद बढ़ रहा है राजनीति में, ये उस पर कुठाराघात है, लोक लुभावनी राजनीति पर कुठाराघात है। तो बेसिकली आज भी हम लोक लुभावनी राजनीति की आलोचना करते हैं, उसकी आलोचना पहले प्लेटो सुकरात कर चुके हैं, तो वही बातें कहीं ना कहीं हैं। तो आज भी वास्तव में सदाचारी ज्ञान है, आज भी आदर्श बना हुआ है राजनीति का। देखिए सिंपल है, 2002 में एक अधिनियम भी बना था जिसमें हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का, चरित्र का ब्यौरा, शिक्षा का ब्यौरा देना होता था। देखो वो उसी के अनुरूप है, यानी कि शासक को सदाचारी होना चाहिए, ये आवश्यक है। संसद में नीतिक आचार समिति है जो वास्तव में सद्गुण पर ज़्यादा ध्यान देती है, हर विधानसभा में भी इस प्रकार से समिति है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्लेटो के इस कथन की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती हैं। तो सदाचारी होना चाहिए शासक को, हर व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, लेकिन शासक के लिए तो अनिवार्य होना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं सुकरात कहते हैं। आगे मित्रों देखते हैं कि वास्तव में सदाचार ही ज्ञान है, इसका आधुनिक अध्ययन किसने किया। किसका अध्ययन? सदाचार ही ज्ञान है कथन का। ये आधुनिक अध्ययन कौन कौन करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मित्रों लेवल टिपिकल होता जा रहा है, अब सरलता नहीं रही है। सरलता तो खाली अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली सदाचारी ज्ञान कथन का किसने अध्ययन किया आधुनिक युग में? प्लेटो के। वास्तव में मूल कथन सुकरात का है, लेकिन बाद में प्लेटो ने भी दोहराया। तो लॉरेंस स्मिथ पेंगल इसका अध्ययन करते हैं, द मोरल फाउंडेशन ऑफ सोक्रेटिस पॉलिटिकल फिलोसफी 2014 में। और इसमें कहते हैं वास्तव में सदाचार ही ज्ञान होता है, ज्ञान का वास्तविक रूप सदाचार से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस स्मिथ पेंगल ऐसा ही कहते हैं। इनकी किताब कौन सी थी? द मोरल फाउंडेशन ऑफ सोक्रेटिक्स पॉलिटिकल फिलोसफी 2014। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंगल ने सदाचारी ज्ञान का 2014 में इस पुस्तक में अध्ययन किया, द मोरल फाउंडेशन ऑफ सोक्रेटिक पॉलिटिकल फिलोसफी में। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत वीवीएमपी है, ये वीवीएमपी है, ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक उम्मीद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है कि बेसिकली अपोलॉजी मीनो गोर्गियस पुस्तक का अध्ययन करते हैं कौन? लॉरेंस स्मिथ पेंगल। और कहते हैं कि सुकरात नैतिकता जीवन और शासन का आधार मानता है। नैतिकता को किसका आधार मानता है? जीवन का और शासन का, और होना भी ऐसा चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया था जो प्लेटो की, और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि वास्तव में व्यक्ति के जीवन में और शासन के जीवन में नैतिकता मेन चीज होनी चाहिए। फिर दूसरा अध्ययन किया था क्लार्क जस्टिन ने। क्लार्क जस्टिन किताब भी लिखती हैं, वर्चू एज ए नॉलेज एंड यूनिटी इन अर्ली प्लेटो। क्या किताब का नाम है? वर्चू एज नॉलेज एंड यूनिटी इन अर्ली प्लेटो, 2013 में किया था। इन्होंने भी कहा कि गुण ज्ञान नहीं है, और वास्तव में क्योंकि वो सदाचार नहीं, हर गुण सदाचार नहीं होता, इसलिए गुण ज्ञान नहीं है। बस ये आपके अंदर बहुत क्वालिटी है कि आप ताला खोल लेते हैं, या वास्तव में आप बहुत ज़्यादा आईटी के एक्सपर्ट है तो दूसरे का अकाउंट हैक कर लेते हैं, तो आप चाहे यूट्यूब चैनल हैक कर लेते हैं, तो आपका ये गुण ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब तक इसमें सदाचार का भाव ना हो, आप दूसरों की सहायता के लिए इस गुण का यूज करते हैं, तब तो उस ज्ञान है। लेकिन आप दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तो ये ज्ञान नहीं है। ये बात बेसिकली क्लार्क जस्टिन भी कहती हैं। तो ये दो थिंकर हैं, लॉरेंस स्मिथ पेंगल और क्लार्क जस्टिन। इन्होंने अभी अध्ययन किया, हाल में किया, 2013 में क्लार्क जस्टिन ने किया और पेंगल ने 2014 में किया। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत वीवीएमपी हैं दोनों अध्ययन। आज के क्वेश्चन जो आते हैं, फिर आगे आप नेट की परीक्षा देंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर की देंगे या कोई भी परीक्षा देंगे, उसमें फिर ऐसे क्वेश्चनों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब प्लेटो को हम शिक्षा सिद्धांत पर भी चर्चा करते हैं। अब मित्रों ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में शिक्षा और साम्यवाद को महत्वपूर्ण स्थान देता है, लेकिन शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देता है, और कहता भी है कि शिक्षा सिद्धांत न्याय का आधार स्तंभ है, क्योंकि शिक्षा से ही सद्गुण आते हैं। शिक्षा से क्या आते हैं? सद्गुण। तो प्लेटो का कथन भी है कि कहता है शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ऐसा क्यों कहता है प्लेटो? शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। कहता है जो भी अवगुण हैं वो अवगुण कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ही आते हैं।
बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, ये सारे अवगुण कहता है दिमाग की उपज है। जब दिमाग में सद्गुण नहीं है तो ये ऐसे अवगुण आ जाते हैं। यदि शिक्षा स्थापित कर दी जाए दिमाग में तो व्यक्ति के अंदर दिमाग में सद्गुण आ जाएंगे और वास्तव में तो क्या हो जाएगा, उपचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसे अवगुण हैं वो शिक्षा से समाप्त हो सकते हैं। तो वास्तव में कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है तो आप उसको शिक्षा के माध्यम से सद्गुण लाकर उसको न्यायप्रिय बना सकते हैं। तो प्लेटो का एक कथन आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, आज भी यूनेस्को की प्रासंगिकता का आधार बना हुआ है। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना कि ये प्लेटो का कथन है, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शिक्षा सद्गुण लाती है और सद्गुण से अवगुण समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद विशेषताएं क्या बताता है प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत की, ये भी सुनना है। पहला है एथेंस स्पार्टा से प्रभावित। आप जानते हैं मित्रों, उस समय प्लेटो के समय यूनान के दो राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में मानसिक शिक्षा पर बल देते थे, स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पर बल देते थे। प्लेटो दोनों को ही अपनाता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा। प्लेटो पहला विचारक है जो बेसिकली स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा के लिए बात करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि एक थिंकर ने पूरा इस पर अध्ययन भी किया है। 2000 में पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्लेटो वुमेन इन नेचर करके किताब भी लिखी है, वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी एक इंपॉर्टेंट किताब है। तो कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की बात करता है। फिर कहते हैं सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा भी और व्यवहारिक शिक्षा भी दोनों प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा, तो ये जो शिक्षा है ये सबके लिए नहीं, अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग में किसको शामिल करता है गार्जियन में? केवल दार्शनिक व सैनिक वर्ग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये शिक्षा जो है वो केवल दार्शनिक व सैनिक वर्ग के लिए है। किसके लिए? दार्शनिक व सैनिक वर्ग के लिए। फिर आगे कहता है 50 वर्ष की आयु तक की शिक्षा, तो बहुत लंबी शिक्षा पद्धति की बात करता है 50। फिर कहता है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। तो ये 6 विशेषताएं हैं, 6 आपको ध्यान रखनी चाहिए। एथेंस व स्पार्टा से प्रभावित, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा, सैद्धांतिक व व्यवहारिक शिक्षा, अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा यानी केवल दार्शनिक और सैनिक वर्ग की शिक्षा, उत्पादक वर्ग को इसमें सम्मिलित नहीं करता। फिर 50 वर्ष की आयु तक के लिए शिक्षा, फिर राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। अब प्लेटो फिर इन विशेषताओं के आधार पर अपनी शिक्षा योजना देता है। अब शिक्षा योजना क्या है? वो चित्र के माध्यम से धीरे धीरे सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ भी आ जाएगा। पहला कहता है 2 भागों में बांटता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। फिर सैद्धांतिक शिक्षा को भी 2 भागों में बांट देता है, निम्न व उच्च। कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में, निम्न और उच्च। तो निम्न में को भी फिर 2 भागों में बांट देता है, 7 से 18, 18 से 20। तो 7 से 18 तक कहता है हमें व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसकी शिक्षा दी जानी चाहिए? व्यायाम और संगीत की। कहते हैं 7 वर्ष से पहले नहीं, 7 वर्ष से पहले तो घर पर ही शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तो उसे फिर कि बेसिकली गुरुकुल में या राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा विद्यालय में ले जाना चाहिए। और 7 से 18 तक 2 ही विषय पढ़ाने चाहिए, व्यायाम और संगीत। लेकिन व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत नहीं बताता प्लेटो, व्यायाम का बहुत ही व्यापक अर्थ बताते हैं प्लेटो। प्लेटो व्यायाम का अर्थ बताते कहते हैं व्यायाम का मतलब केवल शारीरिक कसरतें नहीं है, व्यायाम का अर्थ है वीरता, साहस, त्याग, बलिदान की भावना उत्पन्न होना। यानी कि व्यायाम, वास्तव में व्यायाम की शिक्षा तभी कंप्लीट होगी जब आपके अंदर त्याग, बलिदान, वीरता की भावना आ जाए। यदि आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, शरीर बहुत बड़ा है, विशाल काय है और आप रात में अंधेरे से डरते हैं तो व्यायाम कंप्लीट नहीं हुआ। व्यायाम तभी कंप्लीट होगा जब आपके अंदर वीरता भी आ जाए, त्याग बलिदान भी आ जाए। और इसी प्रकार से संगीत का भी बहुत व्यापक अर्थ बताता है। संगीत का मतलब कहता है केवल गाना बजाना नहीं होता, संगीत का मतलब है सभी कलाओं में पारंगत होना। जैसे सिंपल है, आप पाक कला में भी, खाना बनाने में भी, सफाई करने भी, छोटे मोटे जितनी भी कलाएं हैं इनमें सब में आप पारंगत होने चाहिए। तो इस प्रकार से व्यायाम संगीत का व्यापक अर्थ बताता है। 7 से 18 तक कहता है व्यायाम संगीत पढ़ाना चाहिए। वास्तव में ये अवधि सबसे बड़ी है जितनी भी अवधियां हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 11 वर्ष पढ़ाने की बात करता है। फिर कहता है 18 से 20 तक सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या शिक्षा दी जानी चाहिए? सैनिक शिक्षा। देखो प्लेटो ने इतनों 100 साल पहले सैनिक शिक्षा की बात कर दी, अनिवार्य सैनिक शिक्षा की, जबकि इजराइल जैसे देश, स्विट्जरलैंड जैसे देश में आज भी अनिवार्य शिक्षा लागू है। तो कहता है 18 से 20 तक सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर कहता है उसके बाद एग्जाम लेना चाहिए। एग्जाम में जो व्यक्ति सफल हो जाएं उन्हें ही आगे पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, जो असफल हो जाएं उन्हें छोटा मोटा पद देकर दे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज के युग में कांस्टेबल, लेखपाल का पद है, ऐसा छोटा मोटा पद दे देना चाहिए। किनको? फेलियर को। जो पास होंगे वही आगे जाएंगे। आगे कौन से जाएंगे? जो पास होंगे।
वो आगे जाएंगे। तो कहता है फिर उन्हें उस शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और 20 से 30 साल तक उन्हें फिर 4 विषय पढ़ाए जाएंगे, रेखागणित, अंकगणित, दर्शन और मनोविज्ञान। क्या क्या 4 विषय हैं? रेखागणित, अंकगणित, दर्शन और मनोविज्ञान। इसमें रेखागणित पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है? रेखागणित पर। वैसे भी आपको ध्यान है उसकी जो मेन शिक्षण संस्था थी अकादमी, जो 387 ईसा पूर्व स्थापित हुई, उसके द्वार पर ही अंकित था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, यानी कि रेखागणित से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। फिर अपनी पुस्तक लोज में भी वो कहता है राज्य चतुष्कोणीय या सप्तकोणीय होना चाहिए। तो इस प्रकार से रेखागणित के ज्ञान पर प्लेटो विशेष बल देता है। रेखागणित के ज्ञान पर 2 ही विचारक राजनीति विज्ञान में ज्यादा बल देते हैं, एक तो प्लेटो, दूसरा होब्स। होब्स भी कहता है त्रिभुज के 3 कोणों का मान चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में लोग त्रिभुज को ही स्वीकार करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि प्लेटो रेखागणित पर बल देता है और साथ में होब्स भी देता है। तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट 20 से 30 तक कहता है, रेखागणित, अंकगणित, दर्शन और मनोविज्ञान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसको मानता है? रेखागणित को। और उसके अकादमी के द्वार पर भी क्या लिखा हुआ था? ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहां प्रवेश ना करे। फिर उसके बाद कहता है एग्जाम लेना चाहिए, एग्जाम में जो फेल हो जाएं उन्हें थोड़ा सा ठीक ठाक से पद दे देना चाहिए, जैसे तहसीलदार, थानेदार का, और जो पास हो जाए उन्हें आगे पढ़ना चाहिए। आगे कौन जाएगा? जो पास होगा। फेल को नहीं, हर किसी को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं देता। कहता है फिर 30 से 35 तक द्वंद्व दर्शन पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? द्वंद्व दर्शन। वास्तव में मूरे के इस कथन को दोहराता है। आर्थर मूरे थे, उनका कथन था कि द्वंद्व दर्शन प्रौढ़ का विषय है। आर्थर मूरे क्या कहते हैं? द्वंद्व दर्शन किसका विषय है? प्रौढ़ का। तो इसी को दोहराता है। कहता है द्वंद्व और दर्शन एक आयु के बाद ही समझ आते हैं। वास्तव में नैतिकता का मतलब 30 से 35 में ही समझ आता है, 30 के बाद ही समझ आता है। तो कहते हैं द्वंद्व दर्शन हमें प्रौढ़ावस्था में ही समझ आते हैं, तो इसलिए 30 से 35 तक द्वंद्व दर्शन पढ़ाना चाहिए। फिर कहता है इसके बाद फिर एग्जाम लें, एग्जाम लें, जो पास हों उन्हें फिर व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, जो फेल हो उन्हें छोटा मोटा पद दे दिया जाए। भाई जो भी इनसे बड़ा, इधर से फेल होने वालों से बड़ा, लेकिन जैसे एसडीएम का और डीवाईएसपी का पद दे दें। फिर कहता है व्यवहारिक शिक्षा लाई जाए, 15 साल तक, 35 से 50 तक व्यवहारिक शिक्षा। जो उनमें टॉप आए उसे जिला कलेक्टर बना दो, सेकंड नंबर आए एसपी बना दो, बाकी एडीएम वेडीएम बना दो। इस तरीके से बेसिकली प्लेटो कहता है राजा उसको बनाए जो 50 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण कर ले। तो ये पूरा चित्र है, तो इस चित्र को आप ध्यान से देखना है, इसके हर पहलू को समझना है और आपकी शिक्षा योजना आपको पूरी क्लियरिटी समझ भी आ जाएगी। अब हम आगे थोड़ा इसकी आलोचना समीक्षा भी करते हैं, क्या क्या आलोचनाएं बनती हैं। और मैं तो कहता हूँ आलोचना इसी में से देखो ज़्यादा बेटर है। पहला तो यही है कि व्यायाम और संगीत पर बहुत अधिक बल देता है, 11-11 साल पढ़ने पर देता है। दूसरा क्या है, ये वास्तव में मौलिक नहीं है, एथेंस स्पार्टा पर आधारित है। किस पर आधारित है? एथेंस स्पार्टा पर। फिर 50 साल तक है, बहुत ही लंबी और खर्चीली शिक्षा पद्धति है, लंबी और खर्चीली शिक्षा पद्धति है। तो वो भी उचित नहीं है, भाई लंबी खर्चीली ज़्यादा हो गई, उबाऊ हो जाती है। तो ये भी। फिर सभी के लिए शिक्षा नहीं है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा है इसमें। भाई सभी के लिए शिक्षा कहाँ है इसमें? उत्पादक वर्ग को तो शामिल ही नहीं किया। फिर राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा है। अब राज्य तो फिर अपने अनुसार चलाएगा, वास्तव में वो किस प्रकार का ज्ञान देता है, ज्ञान नहीं देता है, या कौन से तथ्य कंट्रोल करता है। भाई निजी शिक्षण संस्थानों में कुछ निष्पक्षता भी ज़्यादा रहती है, वो बात भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा योजना की अनेक आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन वास्तव में प्लेटो इतने 100 साल पहले, 2500 साल पहले शिक्षा की व्यापक चर्चा करने वाला सबसे बड़ा विद्वान था। और उसने कई अच्छी बातें भी की, जैसे उसने कहा स्त्री पुरुष दोनों की शिक्षा होनी चाहिए, और साथ में सैद्धांतिक व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि सर्वांगीण विकास पर आधारित शिक्षा पद्धति पर बल दिया। ये प्लेटो का महत्व भी है। पहला महत्व क्या है कि वो सभी प्रकार की शिक्षा पर बल देता है, सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा पर, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, शारीरिक, मानसिक। दूसरा, स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। तीसरा, देखा जाए तो रूसो भी तारीफ करता है। वो अपनी इमाइल पुस्तक में जे रूसो लिखते हैं कि बेसिकली रिपब्लिक शिक्षा के लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है। शिक्षा पर लिखा गया क्या है? श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो मित्रों ये पूरी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इस प्रकार से आज मैंने प्लेटो के आपको कई मौलिक विचार बताए, बेसिकली न्याय से संबंधित विचार, फिर सदाचारी ज्ञान पर चर्चा की, फिर मैंने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा की। अब मित्रों हम अगली वीडियो में प्लेटो के साम्यवाद पर चर्चा करेंगे और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।